स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 के एंडिंग में मैंने आपसे बोला था कि एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पहली बात तो होता क्या है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जरा इस बात को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। तो पहली बात तो सबसे सिंपलेस्ट, अगर मैं अमीनो एसिड की आपके सामने बात करूं, जैसे CH2 लगा दिया, NH2 लगा दिया, COH लगा दिया, ठीक है, ग्लाइसिन। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि ये जो अमीनो एसिड होता है एक्चुअली ये ज्वाइट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ज्वाइट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, किस तरीके से करता है, ये एसिडिक ग्रुप है और इंटरनली एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब इंटरनली एक एसिड और बेस ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आपस में इंट्रामोलिकुलर फॉर्म में ही अपने हाइड्रोजन की अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये COO- में आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में। ठीक है, और मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाने के दौरान बार बार बताता हूँ कि ऑलवेज जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। इसमें एसिडिक ग्रुप कौन था, COOH था, इसमें एसिडिक ग्रुप कौन है, NH3+ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे IIT में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, आपसे पूछा गया था कि COH ज्यादा एसिडिक है या NH3+। तो बच्चे तो अब यहाँ पे तो +I -I और ये सब इफेक्ट काम आएंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम आना था, यहाँ पे आपकी ये नॉलेज काम आनी थी कि हमेशा कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होती है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इस तरफ से ये ज्वाइट्राइन आयन का बनना ये अपने आप में खुद एक सजेस्ट करता है कि ये जो ग्रुप है ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक ग्रुप होता है COH और NH3+ जो है वो कम एसिडिक ग्रुप होता है। इसको मैं pK के सेंस में आपके साथ डिस्कस भी कर लूंगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता क्या है, इसी चीज को मैं एक बार आपके सामने दोबारा बना रहा हूँ, इसी चीज को बस मैं उल्टा रख के बना रहा हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ कि CH2 NH3+, ठीक है, और यहाँ पे CO- या ये क्या रहना चाहिए CH2 और ये होना चाहिए NH2 और ये होना चाहिए COH। ठीक है, अब बात ये है कि इसका जो बिहेवियर होता है डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले इसके डिफरेंट कंडीशंस में इसका बिहेवियर समझो। ठीक है, इन एसिडिक कंडीशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास NH3+ है और यहाँ जो CO- है। ठीक है, तो ये CO- को कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ दे देगा। ठीक है, तो कोई भी एसिडिक ग्रुप होगा तो वहां पे H+ अवेलेबल है और CO- उस H+ को ले लेगा, जिसके चलते यहाँ क्या बनेगा CH2 NH3+ और COH बनेगा। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी जब एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में CH2 COH और NH3+ होगा। ठीक है, इन बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक मीडियम। अब एसिडिक बेसिक का कितना एसिडिक होना चाहिए कितना बेसिक होना चाहिए वो पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको तुम एक बार अच्छा खासा एसिडिक मानो और इसको एक बार अच्छा खासा बेसिक मानो। ठीक है, अब अगर बेसिक मीडियम होगा तो इसका तो H+ ऑलरेडी NH3+ ले ही रखा था, लेकिन अगर बेसिक मीडियम होगा तो ये जो बेस होगा वो इसके हाइड्रोजन को लेगा ही ना। ठीक है, उसके हाइड्रोजन को NH3+ भी तो अपने आप में एक एसिडिक ग्रुप है तो उसके हाइड्रोजन को छीन लेगा, और उसके हाइड्रोजन को अगर छीनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 CO- और यहाँ पे आपके पास NH2 बनेगा। ठीक है, इस केस में इसका नेट चार्ज कितना है, ठीक है, इसका नेट चार्ज है +1। इस केस में इसका नेट चार्ज कितना है, ठीक है, इसका नेट चार्ज है -1। ठीक है, अब एक बात समझो, एसिडिक मीडियम में ये इस तरीके से है, बेसिक मीडियम में इस तरीके से है। ठीक है, एट ए सर्टेन pH। ठीक है, एट ए सर्टेन pH। अब बीच में कोई तो ऐसा मीडियम कंडीशन होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली न्यूट्रल ही होना चाहिए, एक सर्टेन pH आएगी, उस सर्टेन pH के ऊपर ये किस तरीके से होगा, ये जिस तरीके से होना चाहिए जो हमने बनाया है। ठीक है, CH2 NH3+ CO-, ठीक है, या ये कह दो CH2, ठीक है, NH2 और COH इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे इसका नेट चार्ज कितना है, ठीक है, आप सब लोग देख पा रहे हैं इसका नेट चार्ज इस कंडीशन में 0 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस कंपाउंड को, ठीक है, ग्लाइसिन को अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन में लेते हुए, ठीक है, एक एसिडिक सॉल्यूशन में लेके चलूं इसे, और एसिडिक सॉल्यूशन में लेने के बाद वहां पे मैं अगर एक बार से बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है जब बाहर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हम लोग पहला जो साइन देते हैं वो बड़ी लाइन खींचते हैं, जनरली अपना हाथ ऐसे ही चलता है, बाद में छोटी लाइन खींचते हैं।
ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट मैं बता रहा हूं कि मैंने कैसे याद किया हुआ, तो वैसे ही आप लोग याद रखोगे। बड़ी लाइन पॉजिटिव के लिए होती है, छोटी लाइन नेगेटिव के लिए होती है, ठीक है। और ये पहले एनोड होता है, दूसरा क्या कैथोड होता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझो ना कि अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में इसको लिए हुए हैं, तो एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर नेट चार्ज है पॉजिटिव, और अगर एसिडिक मीडियम में इसमें नेट चार्ज पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है एसिडिक मीडियम में ये किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी जो मूवमेंट होगी वो कैथोड की तरफ होगी, और बेसिक मीडियम में इसकी जो मूवमेंट होगी वो एनोड की तरफ होगी, क्योंकि इसका नेट चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन बीच में एक ऐसी पीएच आएगी, ठीक है, उस पीएच के ऊपर ये ना तो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वो एक सर्टेन पीएच पे होगा जो अलग अलग अमीनो एसिड्स में अलग अलग कंडीशन पे आती है, ठीक है। तो ये जो पीएच होती है ना, जिस पीएच के ऊपर ये ना तो कैथोड की तरफ मूव करने जा रहा है ना एनोड की तरफ मूव करने जा रहा है, तो उस पीएच को आप लोग इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग पहले ये समझिए, बाहर से बैटरी जब लगाए तो ये एनोड बना, ये कैथोड बना, ठीक है। बड़े वाली जो प्लेट है वो एनोड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। बाहर से जब बैटरी लगाते हैं कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में इसके ऊपर जो है नेट पॉजिटिव चार्ज है, और नेट पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। बेसिक मीडियम में इस पे नेट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ जाएगा। तो या तो कैथोड की तरफ जा रहा है या एनोड की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पीएच आएगी, एक सर्टेन पीएच आएगी जिस पीएच के ऊपर इसका नेट चार्ज 0 है, और उस पीएच कंडीशन के ऊपर ये ना तो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और इसी पीएच पॉइंट को जो है हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इसी पीएच कंडीशन को हम लोग जो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यही आपको समझना है, ठीक है। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, ये नेट नेगेटिव नेट पॉजिटिव और ये चार्ज कहां से आया, ये यहां से आया, CH2CO- NH3+, ठीक है। ये न्यूट्रल था, ठीक है, या इसको CH2COH और NH2 की फॉर्म में दिखा दो, हालांकि ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करेगा, ज्वाइंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि COH ज्यादा एसिडिक ग्रुप है और NH3+ कम एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। चलो ये एक बात हुई। अब दूसरी बात क्या बोला मैं कि अगर इसी को स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ले लिए होते हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक में CO- को भी एसिडिक मीडियम का H मिल गया होता, इससे ये इसके ऊपर तो ये CO- तो न्यूट्रलाइज हो चुका होता, CH2COH में चला गया होता, और ये NH3+ ही होता, तो नेट चार्ज इसका पॉजिटिव होता। इसको स्ट्रॉन्गली बेसिक में ले लिया होता तो इसका तो ऑलरेडी माइनस था ही था, लेकिन बेस क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को भी छीन लेगा NH3+ के, ठीक है। NH3+ भी अपने आप में एक एसिडिक ग्रुप है, और उसके हाइड्रोजन को छीनेगा तो NH2 का चार्ज खत्म हो जाएगा, पहले वो पॉजिटिव था अब वो खत्म हो गया, इसका नेट चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये समझो, ठीक है। अब जो मैं इसके ऊपर बताने जा रहा हूँ ना, पहली बात तो आप ये समझो कि ये चीज जो है एक सर्टेन पीएच पे किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाती है, कैथोड या एनोड की तरफ नहीं जाती है, उसी पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जिसको आप लोग पीआई से रिप्रेजेंट करते हो। पीआई अपने आप में पीएच ही होती है, लेकिन वो पीएच जिसके ऊपर वो किसी कैथोड या एनोड की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कल वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 के लास्ट पॉइंट से रिलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। कैसे लास्ट पॉइंट से रिलेट करूंगा आप समझिए जरा, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, जो एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में इसकी जो कंडीशन बन रही है, ठीक है, ये वाली कंडीशन, ये इनडायरेक्टली आप ये समझो कि ये H2CO3 के इक्विवेलेंट है, और उसका एक H चला जाए तो SCO3- बनेगा। हाँ, चार्ज बदल गया, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे 1- है, लेकिन आप समझो कि ये अपने आप में एक डाइप्रोटिक एसिड है, ठीक है। इसका कैटायनिक फॉर्म जो होगा, ठीक है, ग्लाइसिन का जो कैटायनिक फॉर्म होगा, इस अमीनो एसिड का जो कैटायनिक फॉर्म होगा, वो अपने आप में एक क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। क्या कैसे डाइप्रोटिक है, एक COH का H+ एसिडिक है और एक NH3+ का H एसिडिक है, ठीक है। तो ये H2CO3 से शुरुआत हो रही है, और फिर आप जब एक H हटाओगे तो ये चीज बनेगी, ठीक है। और ये चीज HCO3- के इक्विवेलेंट है, ये वो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, ठीक है। ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज क्यों है, क्योंकि CO- जो है वो H+ ले भी सकता है, इसलिए ऊपर जा सकता है, और NH3+ ग्रुप जो है H+ दे भी सकता है और नीचे आ सकता है। तो ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है, जो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 10 के लास्ट में डिस्कस करी थी, SCO3-, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट टू SCO3- है, किस बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे। ये डाइप्रोटिक एसिड, ये डाइप्रोटिक एसिड, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ये एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, ठीक है। और हाँ, इसका अगर एक H+ और हटा दोगे तो कार्बोनेट बनेगा,
ठीक है। तो ये भी, इसका भी सारा H प्लस हट चुका है, इसका ये पहला H भी हट चुका है, ये दूसरा भी हट चुका है। तो जैसे ये कार्बोनेट बन रहा है दोनों H हटाकर, वैसे ये इसके करस्पॉन्डिंग ये बन रहा है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो इसकी न्यूट्रल फॉर्म है वो SCO3 माइनस के इक्विवेलेंट है। इसकी जो न्यूट्रल फॉर्म है वो किसके इक्विवेलेंट है? SCO3 माइनस के इक्विवेलेंट है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो पीएच निकालेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पहले आपको मैं ये समझा दूं अच्छे से कि ये जो फॉर्म है ये SCO3 माइनस के इक्विवेलेंट है। H2CO3 का एक H जाने से SCO3 माइनस बनता, दोनों चला जाता तो कार्बोनेट बनता। इसके K को हमने K1 बोला था, इसके K को हमने K2 बोला था। और कल मैंने बताया था कि SCO3 माइनस के सॉल्यूशन की जो pH होती है, ठीक है, वो pH होती है pK1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी जो pH होगी वो pK1 प्लस pK2 बाई 2 होगी। ये मैंने कल उसका डेरिवेशन भी बताया था, pH बराबर pK1 प्लस pK2 बाई 2 होगी, जो SCO3 माइनस जिस कंडीशन पे रहेगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इसकी ये pH होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, CH2 NH3 प्लस और CO माइनस, ठीक है, जैसे ग्लाइसिन की बात करूं तो ये तो उसकी न्यूट्रल फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसको शुरुआत कहां से मानोगे? इसको आप मानोगे डाइप्रोटिक से शुरुआत, इसको NH3 प्लस मानो, इसको COH मानो। ठीक है, तो ये तो एसिडिक मीडियम में होगा, जब इसका एक H हटेगा CH2 NH3 प्लस CO माइनस होगा। COH ज्यादा एसिडिक होता है इसलिए पहले H उसका हटाया हमने। दूसरे कंडीशन में क्या होगा? आप यहाँ वाला H भी हटा सकते हो, CH2 NH2 और यहाँ CO माइनस। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि जिस pH पे ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिस pH पे ये फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, उस pH पे ये ना तो कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा। तो मतलब उस सॉल्यूशन में उस टाइम पे pH के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये फॉर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। और ये फॉर्म कैसी है? ये फॉर्म जो है वो अपने आप में एक एम्फीप्रोटिक स्पीसीज है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैंने एम्फीप्रोटिक स्पीसीज डिस्कस किया है। ठीक है, ये फॉर्म H प्लस ले भी सकती है और H प्लस दे भी सकती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका जो pH होगा ना, ठीक है, उस pH, अच्छा, जो pH यहाँ बनेगा, ठीक है, जिसके ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा, उस pH को ही हम लोग इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? PI, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, जिसको PI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो pH क्या होगा? ठीक है, जैसे इसका pH क्या था? pK1 प्लस pK2 बाई 2। ठीक है, इसके दोनों एसिडिक हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग उसके pK का एवरेज था। ठीक, हाँ भाई, अभी मैंने बस इसका डाटा देखा था। ठीक है, ये जो ग्रुप है COH ग्रुप, इसका pK एक बुक में दिया हुआ है 2.6। ठीक है, ग्लाइसिन के लिए, और इसका जो pK दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.4। ठीक है, तो इसका pK जो दिया 2.6 दिया, इसका pK 9.4 दिया है। ठीक है, इनडायरेक्टली आप समझो इसको एज ए सिंगल एसिड समझोगे इसको, तो ये इसका pK1 है और ये इसका pK2 है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जो लोएस्ट pK होता है वो pK1 होता है, फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो pK2 pK3 वगैरह में चलता जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ग्रुप है। ठीक है, यानी इसका H सबसे पहले हटेगा, इसलिए इसका pK जो 2.6 है इसको आप लोग pK1 बोल सकते हो। इस NH3 प्लस वाले का जो pK है उसको आप इनडायरेक्टली pK2 बोल सकते हो। बस यही फर्क है कि यहाँ आपको डायरेक्टली किसी दो ग्रुप का pK नहीं लिखा रहता, यहाँ सिंपली pK1 pK2 लिखा रहता है। तो आप pH बराबर pK1 प्लस pK बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो PI होगा, ठीक है, वो इस एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के करस्पॉन्डिंग होगा। और एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का जो pH होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, वो होगा pK1 प्लस pK2 बाई 2, pK1 प्लस pKa2 बाई 2। ठीक है, लेकिन अब आपको समझना होगा ना कि इसका pK1 और pK2 कितना है। आप इसके जो pK दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, इसको pK1 बोलोगे, इस वैल्यू को आप pK2 बोलोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बनी? 2.6 प्लस 9.4 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू 6 आई है। ठीक है, तो ये जो 6 pH आई है, इसका मतलब ये जो ग्लाइसिन होगा, ठीक है, ये वाला ग्लाइसिन, ठीक है, इस 6 pH के ऊपर ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये कैथोड या एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसका जो PI होगा वो 6 होगा, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, अमीनो एसिड की pK निकालना टिपिकल नहीं है, अमीनो एसिड में ग्लाइसिन की pK निकालना टिपिकल नहीं है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। ठीक है,
पीके निकालना टिपिकल किसका है, जब दो दो NH2 ग्रुप हो, एक COH ग्रुप हो, दो COH ग्रुप हो, एक NH2 ग्रुप हो, ठीक है, उस टाइप के अमीनो एसिड्स की पीके निकालना मुश्किल होता है, कई बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये वीडियो लाने का मेरा मकसद उसी की पीआई वैल्यू बताना है मेरे को, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। हाँ तो बच्चों, अगर आपको मान लो लाइसिन फॉर्म या एस्पार्टिक एसिड का आपको जो है पीआई निकालना है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, इसमें क्या है कि इसमें COH है, ठीक है, एक COH, दो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप और यहाँ NH2 ग्रुप, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड में एक COH, दो COH है, ठीक है, और उसके अलावा एक NH2 ग्रुप है, ठीक है। तो अब पहली बात तो आप लोग इस बात को समझें, ठीक है, कि हम लोग इसकी जो भी शुरुआत मानेंगे ना, जो भी शुरुआत मानेंगे, ठीक है, वो आप ये मान के चलो कि इसको मैंने स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अगर मैं इसको लेके चल रहा हूं तो ये COH होगा, लेकिन ये जो CHNH2 है वो CHNH3 प्लस होगा, ये CH2 जो है इसको होल थ्राइस करके लिख दे रहा हूं फिलहाल के लिए तो, ठीक है, ये एज इट इज लिख दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है CH2 और NH3 प्लस होगा, ठीक है, ये स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में इसकी शुरुआत होगी। ये जो है ये भी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या होगा, COH, ठीक है, CH, इसको आप लोग NH3 प्लस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद जो है CH2 और COH, ठीक है। मतलब देखा जाए तो इसमें भी तीन एसिडिक ग्रुप हो जाएंगे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, COH, NH3 प्लस, NH3 प्लस। इसके अंदर भी स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में COH और NH3 प्लस, ठीक है, ये तीन एसिडिक ग्रुप हो गए, ठीक। अब आप लोग इसको जो है ना, इसमें तीन एसिडिक ग्रुप है, तो कल वाली क्लास से कैसे इसको रिलेट करोगे, ठीक है। कल वाली क्लास से रिलेट करने के लिए मैं ये आज लेके आया हूं, और आपको जो लोग भी थोड़ा भी अच्छा है स्टूडेंट, उसको ये सब समझ में आएगा। ये तीन एसिडिक वाले ग्रुप को आप लोग इसको H3PO4 से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन वाले केस में मैंने इसको किससे रिलेट किया था, H2CO3 से। इसमें तीन तीन एसिडिक हाइड्रोजन है स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो इसको मैं रिलेट कर रहा हूं H3PO4, जिसके पास तीन एसिडिक हाइड्रोजन होते थे, ठीक है। इसका पहला हाइड्रोजन जाता था तो क्या बनता था, इसका पहला हाइड्रोजन जाने पे H2PO4 माइनस बनता था। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन जाता था तो HPO4 2 माइनस बनता था। उसके बाद अगर चला जाता था तो PO4 3 माइनस बनता था। इसके K को हमने K1 बोला था, इसके K को हमने K2 बोला था, इसके K को हमने K3 बोला था, ठीक है। तो अब बताओ इसका जब पहला H जाएगा तो पहली बात तो आप समझो इसमें कि यहाँ सबसे स्ट्रांगली एसिडिक ग्रुप यही है, COH ग्रुप जो है वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक ग्रुप है, ठीक है। तो इसका जो पहला H जाएगा वो जाएगा, CO माइनस बनेगा, CH बनेगा, NH3 प्लस बनेगा, और CH2 बनेगा होल थ्राइस, और CH2 और NH3 प्लस, ठीक है। अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर उसकी नेट मूवमेंट नहीं होती कैथोड या एनोड की तरफ। और अच्छा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कब आएगा, जब उसका नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। चलो इसका मैंने पहला H हटाया, अभी मैं इसका दूसरा H हटा दूं तो दूसरा हटाने के बाद जब आएगी तो वो यहां से हटेगा फिर, ठीक है। अब ये NH2 हो जाएगा, और CH2 हो गया, होल थ्राइस है, और यहाँ पे अभी भी CH2 और NH3 प्लस रहेगा आपके पास, ठीक है। इसका तीसरा H हटा दूं तो तीसरा H जब हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, CO माइनस, CH2, NH2, CH2 होल थ्राइस, ठीक है, और ये हो जाएगा CH2 NH2, ठीक है। अब ये फॉर्म बचेगी। तो आप समझिए कि ये जो शुरुआत जहां से हुई है जिसमें तीन एसिडिक हाइड्रोजन थे वो H3PO4 है, एक H हट जाने के बाद वो H2PO4 माइनस के इक्विवेलेंट है, दो H हट जाने के बाद वो HPO4 2 माइनस के इक्विवेलेंट है, और तीसरा H हट जाने के बाद वो PO4 3 माइनस के इक्विवेलेंट है। आपको बस इस फॉर्म को इसके साथ रिलेट करना आ जाए तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ मेरे को कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को इस H2 यहां हटा के लिख दे रहा हूं मैं, H2PO4 माइनस की, ठीक है, ये लास्ट वाले लेक्चर 10 के लास्ट में है। H2PO4 माइनस के करस्पॉन्डिंग जो pH बताई थी वो बताई थी pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने pH बताई थी, ठीक है, वो ये जब इसकी pH निकाल देते तो इसके पीछे वाला और इसके आगे वाले K को यूज करना बताया था, ठीक है, pK1 प्लस pK2 बाई 2 बताया था। और जब इसके pH निकाल देते इसके करस्पॉन्डिंग तो इसके करस्पॉन्डिंग भी मैंने बोला था इसके आगे वाला और इसके पीछे वाला, मतलब pK2 प्लस pK3 का एवरेज लेना है आपको, ठीक है।
pk2 प्लस pk3। एक्चुअली बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे के साथ इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम यही होती है कि वो ये नहीं समझ पाता कि हमें pk1 प्लस pk2/2 करना था या pk2 प्लस pk3/2 करना था, क्योंकि क्वेश्चन में तो 3 pk दे दिए जाएंगे। ठीक है, pk इस ग्रुप का भी दे दिया जाएगा, pk इस ग्रुप का भी दे दिया जाएगा, pk इस ग्रुप का भी दे दिया जाएगा। तो हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा होता, ठीक है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होता कि हमें pk1 प्लस pk2/2 करना है या pk2 प्लस pk3/2 करना है pi निकालने के लिए। ठीक है, वो ph निकालने के लिए जहां पे वो किसी तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन अब आप समझो किस तरफ मूव नहीं करेगा, कब कंडीशन आएगी, वो जब वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक बात बताओ, इस सिचुएशन में, इस ग्लाइसिन की इस सिचुएशन में इसका नेट चार्ज कितना, मैं हर किसी का नेट चार्ज लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो आप मेरे को बताओगे नेट चार्ज कितना है इसका। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर यहाँ +1 यहाँ +1 यहाँ 0, इसका नेट चार्ज +2 है। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की सिचुएशन है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, ये 2 प्लस है और 1 माइनस, इसका मतलब नेट चार्ज +1 है। इसका नेट चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, इसका नेट चार्ज कितना है? इसका नेट चार्ज -1 है। न्यूट्रल न्यूट्रल -1। ठीक है, तो आप समझो यार कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किस सिचुएशन में आया होगा इसका। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा इस, जब ये एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस फॉर्म में इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है और नेट चार्ज 0 है, तो ये किसी भी तरफ एग्जिस्ट जाएगा नहीं। तो ये फॉर्म किसके मिलती जुलती है? HPO4 से मिलती जुलती फॉर्म है। ठीक है, क्यों मिलती जुलती है? क्योंकि आप स्ट्रॉन्गली एसिडिक से शुरुआत करोगे तो आप देखोगे कि उसके 2 हाइड्रोजन जब हटेंगे, स्ट्रॉन्गली एसिडिक से शुरुआत करोगे, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से, तो आप समझोगे कि उसमें जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जब 2 हाइड्रोजन हटेंगे तब ये न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी, और उस न्यूट्रल स्पीसीज को बनाने का मतलब है कि वो HPO4 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब बताओ यही चीज स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में थी, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसका अगर मैं न्यूट्रल मीडियम में, इसको एसिडिक मीडियम, सॉरी, इसका मैं एक एक H हटाने लगूं अगेंस्ट बेस, तो पहले H कौन सा हटेगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। कौन है? ये वाला है। ठीक है, क्यों है? NH3+ का -I भी स्ट्रॉन्गली काम करेगा इसके बगल में होने से, तो ये COO- होगा, CH होगा, NH3+ होगा। ठीक है, CH2 होगा और COOH होगा। अगले स्टेप में अगर मैं फिर इसका H हटाने की बात करूं तो, ठीक है, तो फिर ये वाला H हटेगा, ये वाला। ठीक, तो ये हटेगा तो CO-, CH, NH3+। ठीक है, हालांकि मुझे इस तक जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। यहाँ CO- हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CO-, NH3+, CO-, और तीनों हटा दूंगा तो CO-, CH, ठीक है, CH, CH2, COO- और यहाँ NH2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नेट चार्ज कितना है? इसका नेट चार्ज आपको साफ साफ दिख रहा है, +1 है। इसका नेट चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है, ये -1, ये +1। इसका नेट चार्ज कितना है? इसका नेट चार्ज -1 है। इसका नेट चार्ज कितना है? -2 है। ये तो मैं आप लोगों को रिलेट कराने के लिए इतना सब कुछ लिख रहा हूं, वरना जहां 0 चार्ज दिखता वहीं समझ जाता कि उसका 1 H हटाया गया है या उसका 2 H हटाया गया है, वहीं से दिखाई दे जाता। ठीक है, जैसे इसके लिए इसका नेट चार्ज 0 लाने के लिए मुझे दिख जाता है कि मुझे 2 H हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तब वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए मुझे 2 H हटाने की जरूरत है। इसके शुरुआती सिचुएशन में 1 पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे 1 ही H हटाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म ये इसके इक्विवेलेंट है, ये फॉर्म इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये H2PO4- के इक्विवेलेंट है। जब इस इक्विवेलेंसी को समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि पीएच कैसे निकाली जाएगी। ये वीडियो पॉज करके मैंने इनकी पी के वैल्यू बुक से ली है। ठीक है, इस COH का जो पी के दिया हुआ है वो 2.18 दिया हुआ है। ठीक है, इस NH3+ का जो पी के दिया है वो 8.95 दिया हुआ है। ठीक है, इस NH3+ का जो पी के दिया है वो 10.53 दिया हुआ है। ठीक है, मुझे पीआई निकालना है। पीआई जो होगा वो pk + pk/2 होगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि वो pk1 + pk2/2 होना चाहिए या pk2 + pk3/2 होना चाहिए, बस इतना ही सोचना है। ठीक है, पीआई कब आएगा? इस कंडीशन में इसके करस्पॉन्डिंग आएगा जब कितने हाइड्रोजन हट चुके हैं? 2 हाइड्रोजन हट चुके हैं, और ये 2 हाइड्रोजन हटने वाला सीन किसके इक्विवेलेंट है? HPO4 की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका जो पीआई आप लोग लिखोगे, ठीक है, इसके पीआई में कौन सी डाटा आनी चाहिए? आप देख रहे हो ना, HPO4 के पीआई में कौन कौन आएगा? इसके अंदर आएगा pk2 + pk3/2, ये आएगा।
अच्छा आप समझो इसमें pk1 कौन सा है, pk2 कौन सा, pk3 कौन सा होता है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट H होगा, ठीक है, जो सबसे पहले निकलेगा वो उसका जो K होगा उसको K1 बोलोगे, और उसके pk को pk1 बोलोगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ग्रुप जब लगेगा तो वो मतलब उसका K सबसे ज्यादा होगा, K ज्यादा होगा तो उसका pk उतना ही कम होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब pk सबसे कम जो है उसको आप pk1 बोल सकते हो, ठीक है। pk जो सबसे ज्यादा उसी ऑर्डर में बढ़ता जाएगा जिस ऑर्डर में pk1 pk2 pk3 आप लोग लिखोगे, ठीक है। यहाँ ये pk जो है वो pk1 है, ये वाला pk2 है, ये वाला pk3 है। अब बताओ आपको कौन सा चाहिए, pk2 प्लस pk3/2 चाहिए। तो आपको अगर pk2 प्लस pk3/2 चाहिए, मैं इतना समझा रहा हूं तब मुझे ये टाइम लग रहा है, पेपर में ये टाइम लगने लायक चीज नहीं है। आप जैसे ये चीज देखोगे, आप शुरुआत करोगे स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से, और आप देखोगे कि न्यूट्रल तक जाने के लिए मुझे एक H हटाना है या दो हटाने हैं, दो हटाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप pk2 प्लस pk3/2 करोगे, एक हटाना पड़ रहा है। जैसे इस केस की बात करेंगे तो न्यूट्रल स्पीसीज यहीं आ जा रही है और यहीं आ जा रही है, तो इसको बनाने के लिए मुझे एक ही H हटाना है, और एक ही H हटाना है तो मैं pk1 प्लस pk2 का एवरेज लूंगा। इस केस में मैं pk2 प्लस pk3 का एवरेज लूंगा, जो कितना बन जाएगा आपके पास 8.95, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा नहीं रहेगा कि कौन सा pk1 है कौन सा pk2 है। सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उसको pk1, उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू को pk2, उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू को pk3। जैसे इसमें आओ, सबसे छोटी वैल्यू 1.88 है, इसको pk1, 3.65 है नेक्स्ट, इसको pk2, नेक्स्ट वैल्यू 9.6 है, इसको आप pk3 बोलोगे। तो इसका जो pi है इस वाली फॉर्म का, कल को अगर लाइसिन दिया होता और उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पूछा होता, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा, मैं कई बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक मेरे मुंह से स्लिप कर रहा है बार बार, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो pk2 प्लस pk3/2 होगा, ठीक है। और ये pk2 है और ये pk3 है, ये रिलेटिव टू इसके है, ठीक है। या ऐसे समझ लो या ये समझ लो, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जो इसकी फॉर्म थी उससे मुझे न्यूट्रल तक जाने में 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, इसको मुझे स्ट्रॉन्गली एसिडिक से न्यूट्रल तक जाने में 1 हाइड्रोजन हटाना है। मतलब ये फॉर्म और ये फॉर्म किसके इक्विवेलेंट है, एक H हटने के बाद H2PO4 माइनस के, जिसकी pH क्या होती है pk1 प्लस pk2/2 होती है। ये लेक्चर 10 के लास्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो pi होगा वो pi होगा pk1 प्लस pk2/2। ज्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है कि हमें कौन सा pk यूज करना है, तो वो मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से न्यूट्रल तक जाने में जितने हाइड्रोजन हटाने पड़े, एक हटाना पड़े pk1 प्लस pk2/2 कर देना, दो हटाने पड़े तो pk2 प्लस pk3/2 कर देना। स्ट्रॉन्गली एसिडिक में COH को COH रखना है और NH2 को आपको NH3 प्लस में बदल कर रखना है। जैसे यहाँ देख लो COH COH NH3 प्लस, COH NH3 प्लस NH3 प्लस, वहां से रिलेटिवली कंपेयर करना है कितने हाइड्रोजन हटाने की जरूरत है। इसका जो pi बनेगा वो pi बनेगा pk1 प्लस pk2/2, यानी कितना, pk1 हम किसको बोलेंगे, जो सबसे लोवेस्ट है 1.88 और दूसरा 3.65, ठीक है। तो 3.65/2, तो ये इसका एस्पार्टिक एसिड का pi होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, और ये लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। बाकी मैंने समझा दिया है कैसे रिलेट करना है, जरा थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा आप भी दिमाग पे स्ट्रेस डालो, ठीक है। समझाने में टाइम लगा है, वरना मैं बोला ना, बस इतना देख लेना होता है कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से न्यूट्रल तक जाने में कितने हाइड्रोजन हटाने हैं। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम से न्यूट्रल तक जाने में 2 हटाने पड़े, pk2 प्लस pk3/2। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर जो फॉर्म है उससे न्यूट्रल तक जाने में 1 हाइड्रोजन हटाना पड़ा, इसलिए pk1 प्लस pk2/2 ये pi हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उस कंडीशन में वो किधर मूव नहीं करेंगे, एनोड या कैथोड की तरफ, ठीक है। और यही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। चलो।